नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3-4 बार से हम जो व्लॉग्स पोस्ट कर रहे हैं वो सभी डिस्क्रिप्टिव हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर आना जाना उतना संभव नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि जो हमारे अनुभव हैं उनमें से कुछ को हम आपके साथ साझा कर पाएँ। पर बहुत ही जल्दी हम एक लंबी यात्रा पे निकलने वाले हैं, जिसके अनुभव भी हम आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो कमेंट्स के रूप में सबसे अधिक मुझसे पूछा गया, और इस विषय में जितनी मेरी समझ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि एक मोटर होम को बनाने में लगभग अनुमानित लागत क्या आती है। इस विषय को शुरू करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने मोटर होम सेगमेंट को एक बार कैटेगराइज करें और फिर इसका विश्लेषण करें कि हर एक सेगमेंट की जो अनुमानित लागत है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो क्या आती है। देखिए, सबसे पहला जो सबसे कॉमन और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव जो साधन हम अपने लिए बना सकते हैं, जिसको हम में से अधिकतर लोग कैंपर वैन कहते हैं, पर एक्चुअली वो एक कैंपिंग वैन होती है, जो कि हम अपनी एक एसयूवी या फिर टाटा इको या इस प्रकार की जो अन्य समकक्ष गाड़ियां होती हैं उस पे तैयार कराते हैं। देखिए, ये कैंपिंग वैन क्यों होती हैं? कैंपिंग वैन इसलिए होती हैं क्योंकि जब आप मोटर होम या कैंपर वैन की बात कर रहे हैं तो आरटीओ के अंदर भी उसका अपना एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप है। आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें फुलफ़िल करनी ही होती हैं, तभी जाके आपकी वो गाड़ी वैनिटी वैन, मोटर होम या कैंपर वैन में रजिस्टर्ड हो पाती है। जबकि आप इको, आप अपनी टाटा सफारी, आप फॉर्च्यूनर, आप वी क्रॉस, इस प्रकार की जितनी भी गाड़ियों को आप मॉडिफाई कराते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको कैंपर वैन में रजिस्टर्ड करवाएं, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो कैंपर वैन में रजिस्टर्ड होंगी भी नहीं इतनी आसानी से। इसलिए इन गाड़ियों को हम कहेंगे कैंपिंग वैन। कैंपिंग वैन से फिर नेक्स्ट सेटअप जो ये मेरा अपना सेटअप है जो टेम्पो ट्रैवलर में, इस प्रकार की समकक्ष गाड़ियों पे कैंपर वैन रजिस्टर्ड होती हैं। कैंपर वैन भी रजिस्टर्ड होती हैं और वैनिटी भी रजिस्टर्ड होती हैं। और इसका थर्ड जो सेगमेंट आता है वो है ओवरलैंडर ट्रक्स, जो कि अभी भारत में बहुत कम लोगों के पास है। सबसे पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, दैट इज कैंपिंग वैन। एक कैंपिंग वैन में लगभग अनुमानित लागत क्या आती है? देखिए, कैंपिंग वैन के लिए बेस व्हीकल कोई भी हो सकता है। किसी भी मोटर होम की आपको अगर अनुमानित लागत पता करनी है तो दो ही फैक्टर हैं। जैसे कि घर बनवाते समय दो चीज़ें होती हैं, एक ज़मीन की कॉस्ट, दूसरा मकान बनाने में जो लागत आती है वो कॉस्टिंग। तो कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एक एसयूवी सेगमेंट या इको सेगमेंट या इनोवा सेगमेंट, इस प्रकार की गाड़ी पे जब हम किसी मोटर होम या कैंपर वैन को तैयार कराते हैं तो कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल जो हो सकता है कि आपके पास पहले से ही उपलब्ध हो, प्लस कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या क्या कराएंगे? आपको चाहिए उसमें एक सोने की व्यवस्थित जगह, तो उसके लिए आप चाहें तो अपनी गाड़ी के ऊपर करियर के रूप में रूफटॉप टेंट लगा सकते हैं। रूफटॉप टेंट की जो अनुमानित कीमत होती है वो होती है कोई 70,000 से लाख रुपए के आसपास। 70,000 80,000 रुपये का वो आ जाता है इंस्टॉलेशन के साथ, लाख रुपए के आसपास उसको आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प होता है कि आप अपनी गाड़ी का जो ड्राइवर के पीछे का सेगमेंट है उस सेगमेंट को मॉडिफाई करके इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसमें आप सो सकें, यानी कि दो जने सो सकें। बहुत अधिक लोगों की कैपेसिटी तो उसमें डेवलप नहीं हो सकती, पर दो लोग ठीक प्रकार से उसमें सो सकते हैं। तो पहली कीमत जो हो गई उसके मॉडिफिकेशन की, वो हुई सोने की व्यवस्था, यानी कि रूफटॉप टेंट, दैट कॉस्ट अराउंड 1,00,000 रुपीज़। उसके अलावा मुझे लगता है 50-60-70,000 रुपये अगर आप उस गाड़ी में और लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसमें एक छोटी सी पेंट्री, एक छोटा सा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, एक जो आपका जो राशन का सामान होगा उसको रखने के लिए एक व्यवस्थित स्थान, और अन्य आपकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं अदर देन वॉशरूम, वो आप उसके अंदर
इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे टॉयलेट्स आते हैं जिनको आप उसके अंदर रख सकते हैं और एक्सटर्नल वॉशरूम के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम इस सब कॉस्ट को जोड़ते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आप अपनी एक कैंपिंग वैन इस प्रकार की एसयूवी पे तैयार करवा सकते हैं। ये जो गाड़ी है ये बहुत उपयोगी होती है क्योंकि आप इसको शहर में भी बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफ रोड इसको ले जा सकते हैं। बड़ी गाड़ी को ले जाना थोड़ा सा कठिन होता है और बड़ी गाड़ी से अधिक आप इसको 1 महीने में चला पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जो कि है टेम्पो ट्रैवलर। मेरे पास एक ट्रैवलर ही है और ट्रैवलर के समकक्ष आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मिलेंगी जो इतनी ही मतलब इस लेंथ और विड्थ में आती हैं। स्वराज माजदा में जाएंगे, अशोक लीलैंड में जाएंगे, आयशर में जाएंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी मिनी बसेस के चेचेस आपको उपलब्ध होते हैं। इन पे भी आप अपना मोटर होम तैयार करवा सकते हैं। और वैसे बोलूँ तो जो आपका बेस व्हीकल है, जो इनिशियल मोटर होम या कैंपर वैन को बनवाने के लिए जो सबसे पॉपुलर बेस व्हीकल है वो यही है अभी तक भारत में जो सबसे पॉपुलर है। इसके अतिरिक्त टाटा विंगर भी एक विकल्प है जिसको आप चयन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्पेस है, छोटी है, इसलिए अधिकतर लोग टेम्पो ट्रैवलर का उपयोग करते हैं अपना मोटर होम या कैंपर वैन रजिस्टर्ड करवाने के लिए। अब इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? अगेन द सेम फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल प्लस कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल ऑलमोस्ट जो टेम्पो ट्रैवलर है वो 15-17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक आपके पास आ जाता है। इसको अगर आप किसी फैब्रिकेटर से मॉडिफाई करवाएं तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए वो आपसे लेता है। ये जो मैंने करवाया है, मैंने अनुभव लिया, उसके आधार पे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसका कोई अंत नहीं है। ये आप डाउन साइड पे तो जा सकते हैं, अगर आप अपने स्वयं के घर पर रहकर कुछ कारीगरों से इसको तैयार करवाएं तो आप 8 लाख से कम में इसको निश्चित तौर पे तैयार करवा सकते हैं। एंड इसका कुछ भी नहीं है। जितना ऊपर जाते जाएं आप, घर में जितना पैसा लगाते जाएं उतना कम है। तो इस प्रकार से अगर हम एक इन जनरल देखें तो 17 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपीज़ तो 27 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपीज़ तो 30 लाख रुपीज़, तो 27 से 30 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए मोटा मोटा मान लें। इस कॉस्ट में आप टेम्पो ट्रैवलर या इसके समकक्ष किसी सेगमेंट पे अपना मोटर होम तैयार करवा सकते हैं। इसमें लगभग वो सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं जो कि एक मोटर होम रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हैं। और जब आप आरटीओ में जाएंगे, जिस प्रकार मेरा ये कैंपर वैन रजिस्टर्ड है, आप अपने कैंपर वैन को भी कैंपर में, मतलब आप अपनी गाड़ी को भी कैंपर में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे सेगमेंट पे, दैट इज़ ओवरलैंडर ट्रक। ये जो ओवरलैंडर ट्रक हैं ये देश में अभी बहुत ही कम लोगों के पास हैं, पर उसके अपने फ़ायदे भी हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको स्पेस भरपूर मिलता है, इंजन की कैपेसिटी बहुत अच्छी मिलती है, इंस्टॉलेशंस आप बहुत अच्छे से उस पर कंडक्ट करा सकते हैं क्योंकि इंजन की जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जो लोग करवाते हैं वो उसमें वॉशिंग मशीन भी फिट कराते हैं, वो उसमें मल्टीपल एसीज़ भी फिट कराते हैं, मल्टीपल रेफ्रिजरेटर्स भी फिट कराते हैं। तो एक घर में लगभग आपको जो सुविधाएं मिलती है वो सब उसी प्रकार से, उस मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं, पर हाँ उसके आसपास आप इस प्रकार के ओवरलैंडर ट्रक पे निर्मित कर सकते हैं और फिर आपका ओवरलैंडर ट्रक एक कैंपर वैन में रजिस्टर्ड होगा। बट माइंडेड कि वो एक हाथी का बच्चा है, तो एक हाथी को पालने में जितना श्रम लगता है उसको चलाने में जितना श्रम लगता है, उसी प्रकार से ओवरलैंडर ट्रक की अपनी लिमिटेशंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप अपनी सुविधा, अपने बजट भी नहीं बोलूँगा क्योंकि क्षमा करें, पहले मैं इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस ओवरलैंडर ट्रक का बजट क्या होता है। देखिए मैंने तो नहीं बनवाया निश्चित तौर पे, पर जिनसे भी मेरी बातचीत होती है, अगेन कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल प्लस कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन पर, क्योंकि आपको चेचिस मिलता है उस केस में, तो चेचिस में कीमत ज़्यादा लगती है बनवाने में। लगभग 18-20 लाख रुपए की मान लीजिए आपको उसकी बेस व्हीकल मिलता है और अतिरिक्त लगभग 15 से 20 लाख रुपए उसमें आपको लगाने पड़ते हैं। तो 35 से 40 लाख रुपए लगभग उसकी कीमत पड़ती है।
आपको लगता होगा कि यार 30 लाख रुपए में एक टेम्पो ट्रैवलर तैयार करवाएं, उससे बेहतर नहीं है कि हम 40 लाख रुपए लगा के एक ओवरलैंडर ट्रक ही तैयार करवा लें, 40 या 45 लाख रुपए लगा के। पर ध्यान रखिए, ओवरलैंडर ट्रक जो है वो खरीदना या उसको बनवाना तो शायद सहज हो सकता है, पर उसको मेंटेन करना, उसको पार्क करना, इस प्रकार की किसी भी गाड़ी को अगर आप घर के बाहर पार्क करेंगे तो कोई उससे छेड़खानी करेगा। बहुत मन से, बहुत दिल से आप इस प्रकार की गाड़ियों को तैयार करवाते हैं और उसमें एक छोटी सी भी कोई फिर वो जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर आपको बहुत दुख होता है। इसलिए आपके पास एक अच्छा पार्किंग स्पेस है तो निश्चित तौर पे आपको ओवरलैंडर ट्रक पे, मतलब आप ओवरलैंडर ट्रक पे जा सकते हैं। पर इन तीनों प्रकार के सेगमेंट को परस्यू करने में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि मुझे किस पे जाना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले एसयूवी सेगमेंट पे ही जाएं, एसयूवी या समकक्ष सेगमेंट पे जाएं, थोड़ी सी मोटर होम लाइफ स्पेंड करके देखें। अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे स्टेप अप करें। एकदम से आप बहुत बड़ी गाड़ी ले लेंगे, उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं होगी, पार्किंग की स्पेस नहीं होगी, बाकी सब चीज़ें होंगी तो आपको लगेगा यार ये कहाँ इतना बड़ा हमने हाथी पाल लिया। तो इसलिए छोटी गाड़ी से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि इसकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है। मेरी अपनी ये जो गाड़ी है लगभग 8 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, तो बहुत कम एवरेज नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, बहुत अच्छे से, मतलब क्योंकि आपके होटल का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, आपके फूड का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, तो ये कहाँ कॉम्पनसेट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। टोल इसका, क्योंकि कैंपर वैन है 7+D है इसलिए कार का लगता है, तो टोल कोई बहुत ज़्यादा इसका लगता नहीं है। ऑल टुगेदर आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती। एनुअल मेंटेनेंस क्या आता है? एनुअल मेंटेनेंस में जिस प्रकार आपके गाड़ी, आप अपनी सामान्य गाड़ी का एक इंश्योरेंस कराते हैं, उसी प्रकार इसका एक ईयरली इंश्योरेंस होता है। उसके साथ पर क्योंकि ये एक घर है और मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने घर में साल भर में कोई नई चीज़ें खरीद कर उसको अच्छे प्रकार से और बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करता होगा। तो यही चीज़ मोटर होम पे भी अप्लाई होती है। जब आप इस प्रकार की गाड़ी को लेते हैं तो साल भर में आपकी इच्छा करती है, मन करता ही है कि इसमें ये और नए इंस्टॉलेशंस और मॉडिफिकेशंस कराए जाएं, और ये मैं ईयरली एक्सपेंडिचर का पार्ट ही मानूंगा। तो इंस्टॉलेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, इंश्योरेंस, आपकी रनिंग कॉस्ट और आपके टोल, इसके अलावा इस गाड़ी के साथ कोई बहुत अधिक ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक बड़ा खर्चा पूरे साल के लिए झेलना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नई गाड़ी पे बनाते हैं तो बहुत नगण्य आती है। और अगर आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी पे इसको बनाना चाहिए क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न आता है। देखिए, अगर आप कॉस्ट वाइज जाएंगे तो आधे से भी अधिक का अंतर पड़ता है जब आप मोटर होम खरीदने जाते हैं। और सेकेंड हैंड गाड़ी का, जैसे मैंने क्यों ऑप्ट किया एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए, जो कैंपर वैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, कैंपर वैन की बहुत ज़्यादा रनिंग आपको नहीं मिलती। आप अगर 5 साल 6 साल पुराना भी खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा कोई 30,000 40,000 किलोमीटर चला हुआ, 20,000 किलोमीटर चला हुआ, क्योंकि चल ही नहीं पाती ये गाड़ी। आप कहाँ चलाएंगे इसको, शहर में आप चला नहीं सकते, लंबी यात्राएं आप पूरे साल कर नहीं सकते, तो जितनी बहुत कर पाएंगे उतना ही आप इसको चला पाएंगे। मैंने भी, मुझे लिए हुए अभी ये लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं। हालांकि कोविड भी आ गया उसके बीच में, इसलिए बहुत ज़्यादा हम निकल भी नहीं पाए, पर तो भी कोई 25,000 किलोमीटर मैं इसको चला पाया, जबकि मैं पर्याप्त इसको यूज़ करता हूँ, प्रोफेशनली भी यूज़ करता हूँ और पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटर होम की रनिंग आपको मिलती नहीं है, इसलिए सेकेंड हैंड भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉस्टिंग कम आती है, तो आपको लगता है ठीक है यार, बियरेबल कॉस्ट है, इतना अगर मैंने इन्वेस्ट किया अभी और ये गाड़ी अगर 2 महीने खड़ी भी हुई है तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें अभी नहीं लगा हुआ है, तो उतना दुखता नहीं। तो निश्चित तौर पे आप चाहें तो आप एक सेकेंड हैंड मोटर होम या एक सेकेंड हैंड कैंपर वैन पे भी जा सकते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों का चयन करते हुए आप अपने बजट को देखते हुए इन तीनों सेगमेंट में से अपने लिए किसी एक सेगमेंट का चयन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस कम्युनिटी में जुड़ें। जैसे ही वो जुड़ेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और भारत में जो अभी मोटर होम कल्चर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है उसको और प्रोत्साहन मिलेगा।
आगे कुछ और अच्छे व्लॉग्स के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लंबी यात्रा पे हम निकलने वाले हैं। उनके अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए कारवां भारत। मोटर होम लाइफ की कुछ और अपडेट्स के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।